हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित जीके जीएस का यह अगला सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग पिछले सक्षमता में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर तैयार किए गए प्रश्न हैं, ताकि एक भी प्रश्न इसमें छूटे नहीं। आइए बिना देर किए हुए चलते हम लोग। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कब दिया था, कहाँ दिया था? तो महात्मा गांधी सबसे पहले तो शिक्षा पाने के लिए लंदन गए, वहाँ से आए, फिर जो है इन्होंने एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, और 1915 में जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और वो 1917 में चंपारण से पहला सत्याग्रह शुरू करते हैं। इस बीच में वो भारत के विभिन्न यहाँ का दौरा किया। उसमें उन्होंने जो अपना पहला जनभाषण दिया था वो वाराणसी में दिया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है पहला नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजकल इस प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूज किया जाता है। इनमें जो कथन है, पहला कथन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। दूसरा है कि चंपारण में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में से एक थे। कौन से कथन दोनों में से सही है? एक या दो, या फिर दोनों, या कोई नहीं? तो अगर ध्यान से देखें हम लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या को जांच करने के लिए राजी किया, यह कथन बिल्कुल असत्य है। क्योंकि महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए जिन्होंने ये राजी किया था वो थे राजकुमार शुक्ल थे। तो इसलिए राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को राजी करने वाले में से नाम नहीं आता है। लेकिन दूसरा जो ऑप्शन है कि चंपारण आने में आचार्य जेबी कृपलानी जो है ये महात्मा गांधी जी के सहयोगी में से थे, यह करेक्ट आंसर है। यानी केवल ऑप्शन बी जो है, केवल दूसरा कथन जो है वो सबसे सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंध में नहीं जुड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यह किसानों से जुड़ा आंदोलन था। उसके बाद है कि इसे तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी इसमें महात्मा गांधी के सहयोग दिया। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया। तो ये ऊपर के जो तीन कथन हैं वो करेक्ट है कि यह किसानों से जुड़ा आंदोलन था, क्योंकि किसान को नील की खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध था, यानी हर एक 20 कट्ठों में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना पड़ता था, तो तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चला। सी जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी इसमें महात्मा गांधी के सहयोगी थे, करेक्ट है। लेकिन यह आंदोलन प्रथम था जिसमें पूरा संपूर्ण देश स्तर पर आरंभ किया गया, यह कथन गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर आप को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि खेरा किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? खेरा के किसानों के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए थे और अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए भी चलाए थे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्या है कि अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं किया था। दूसरा है कि प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थगित बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो ये खेरा के किसानों की तरफ से जो गांधी जी ने खेरा का सत्याग्रह चलाया था, उसका पहला कारण यही था कि अकाल पड़ने के बावजूद जो है प्रशासन की तरफ से भू राजस्व की उगाही को स्थगित नहीं किया गया था, इसलिए गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? रॉलेट एक्ट जो है यह 1919 में जो आया था, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थक देना, या फिर बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, और मुकदमों की सुनवाई जो है संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, या फिर खिलाफत आंदोलन का दमन करना था, या प्रेस स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना था। तो 5वां का सबसे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर बी है कि ये रॉलेट एक्ट का जो प्रमुख लक्ष्य था
कि बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करना, बंदी बनाना और फिर मुकदमा की सुनवाई को संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा ये करना था। ऑप्शन नंबर बी जो है पांचवा का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया था उसी को कहा जाता है द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। याद रखिएगा, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट को ही रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जो 1919 में आया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। 7वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत जो है बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। या कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है कि यह 1774 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चार्टर्ड अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है? चार्टर्ड अधिनियम 1813 जो है यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें ईसाई मिशनरी द्वारा भारत में प्रचार पर रोक लगा दी गई थी, या फिर इसने भारत को औद्योगिकरण पर जोर दिया, या इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था, या इसके द्वारा भारत में रेल तंत्र विकसित करने की स्वीकृति दी गई थी। तो ऑप्शन ए, बी और डी पूरी तरह से ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसके तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान रखा गया था कि भारतीयों की शिक्षा पर कितना रुपए खर्च करना है, इसको लेकर के प्रावधान लाया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या फिर आज़ादी की प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, तो यह कथन किससे जुड़ा है या कौन से आंदोलन में यह कथन जो है कहा गया था? तो यह आंदोलन जो है हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या फिर भारत की ये स्वतंत्रता में हम दिवंगत हो जाएंगे, असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ कथन है, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या व्यक्ति सत्याग्रह से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये जो 9वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा। यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान से यह जुड़ा कथन है कि हम तो या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या फिर भारत की स्वतंत्रता के प्रयास में हम दिवंगत हो जाएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था, जो कि कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-22 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। तो याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी ये पत्रिका का प्रकाशन किया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है अफ्रीका रहने के क्रम में कौन से पत्रिका का प्रकाशन किया गया? तो ये जो है नवजीवन है, या फिर इंडिया गजेट है, या अफ्रीकनर है, या फिर इंडियन ओपिनियन है। तो महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे तो उस दौरान उन्होंने जो है ये इंडियन ओपिनियन नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 10वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है कि महात्मा गांधी का संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? ये सारे आश्रम जो है ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आश्रम है। साबरमती आश्रम हो, या फिनिक्स आश्रम हो, या वार्धा में हो, या फिर सदाकत आश्रम पटना में हो। तो इन सारे आश्रमों में से कौन जो है वो सबसे पुराना आश्रम के रूप में जाना जाता है? तो 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब है कि महात्मा गांधी के संबंध में ये जितने आश्रम है उसमें सबसे पुराना जो है वो फिनिक्स आश्रम है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है 11वां नंबर प्रश्न के लिए। सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का ध्यान रखेंगे, बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में होता है, और विभाजन करने वाले जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन उस वक्त बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? बंगाल के उपराज्यपाल कौन थे जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ? ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर एंड्रयूज फ्रेजर थे, या फिर एच रिजले थे, या ब्रोडिक थे, या एटी एरुंडेल थे।
तो 12वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है कि बंगाल के विभाजन के समय जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे सर एंड्रयूज फ्रेजर, और भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो ये याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वह स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे तथा पूर्वी एवं पश्चिमी के बीच जो है एक बेहतर संबंध का समर्थन करते थे। वो WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, या रविंद्रनाथ टैगोर थे, या फिर बाल गंगाधर तिलक थे। तो इनमें से कौन थे? क्योंकि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल के विभाजन के पश्चात जो है स्वदेशी आंदोलन हुआ, उसमें जो है विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो ये इसका समर्थन नहीं कर रहे थे, ये कह रहे थे कि यह जलाना जो है, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, यह कहीं से उचित नहीं है। तो इसलिए ये चाहते थे कि पूर्वी और पश्चिम के देशों के बीच जो है एक बेहतर संबंध हो। वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। कि और हालांकि उन्होंने उस वक्त एक ये लिखा था अमार सोनार बंगला के नाम से, जो आज आधुनिक बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान है। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे शख्सियत है कि जिनका लिखा हुआ ये जो है 2 देशों का राष्ट्रगान है। एक अपने भारत का जो है जन गण मन अधिनायक जय है, यह राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। और अमार सोनार बंगला, ये बांग्लादेश का जो वर्तमान में राष्ट्रगान है, यह भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही रचित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? तो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन महोदय ने जो है बंगाल विभाजन किया था, इसको देखते हुए बंगाल प्रशासनिक दिक्कत का ये दे करके इन्होंने बंगाल विभाजित किया था। तो यह कब तक बना रहा? प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेज को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त कर दिया गया। या फिर सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दिल्ली दरबार या शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किया। या फिर महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने तक, या 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो ये जो है मुख्य रूप से ये जो जाना जाता है कि 1905 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजित किया गया था, वह सम्राट जॉर्ज पंचम का जब दिल्ली दरबार लगा और उसमें जो है इसको निराकृत कर दिया था, तब तक, यानी 1905 में जो बंगाल विभाजित हुआ, तब से 1911 में फिर जो है बंगाल एकीकृत हो गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ये गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो है ये कब अध्यक्षता की थी? 15वां नंबर सवाल का सबसे करेक्ट आंसर है कि 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? ये प्रथम बार जो स्वराज शब्द व्यक्त किया गया है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में किया गया था? या बनारस अधिवेशन 1905 में, या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, या फिर सूरत अधिवेशन 1907 में, या इनमें से कोई नहीं? तो 16वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है कि ये बंगाल विभाजन के पश्चात जब ये हुआ, तो उसमें जो है ये कलकत्ता अधिवेशन 1906 में सबसे पहले जो है स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। और सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट ही गया था। तो 16वां का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को अगर भगवान भी सहन करें तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किनका है? यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, या फिर बाल गंगाधर तिलक का है, या लाला लाजपत राय का है, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का है? तो ये जो अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए सबसे अधिक प्रयासरत रहने वालों में से महात्मा गांधी जी का नाम भी आता है। इन्होंने ही कहा था कि अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उन्हें कभी, यानी भगवान अगर छुआछूत ऊंच नीच की बुराई को अगर सहन करता है तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानता। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और महात्मा गांधी जी ने 1932 ईस्वी में जो है यह हरिजनों के उत्थान के लिए हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि किस प्रकार की मिट्टी में
कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। दोस्तों अब हम लोग जो है इतिहास के बाद भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, तथा साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन 18 है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है? वह मिट्टी कौन है? वह मिट्टी जो है काली है, लैटेराइट है या फिर लाल मिट्टी है? तो 18वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि काली मिट्टी में जो है वह कार्बनिक पदार्थों की मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 है कि लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? जी, लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। 19वां का सबसे सही उत्तर क्या होगा? या फिर ये शुष्क एवं आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है, या ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो असत्य कथन ये ए बी सी जो है ये सभी सत्य कथन है। असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि कैसा कथन पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है असत्य कथन यानी गलत कथन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ सही कथन पूछा जा रहा है कि खनिज तेल जो है मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, या फिर मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, या फिर जो है ये भारत का मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय प्रदेश से प्राप्त होता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो अगर ध्यान से हम लोग इस पर विचार करें तो खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है, यह भी कथन सत्य है। दूसरा है कि मुंबई हाई जो है यह भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है, ये भी सही है। तीसरा है कि भारत में मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 क्षेत्र जो है वो अपतटीय क्षेत्र में पाया जाता है, यानी सभी कथन सत्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है 20वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में उद्योग है, सूची 2 में उसके स्थान है। तो कौन सी सूची कहाँ ये स्थान है? तो ऑप्शन नंबर ए में इसका जो सुमेलित कैसे होगा कि कांच उद्योग। तो कांच उद्योग जो है यह फिरोजाबाद से है, पीतल उद्योग जो है यह मुरादाबाद से है, उसी प्रकार जो है ये स्लेट उद्योग जो है यह मरकपुर से है, और हस्त निर्मित उद्योग जो है यह मिर्जापुर से है। तो 21वां का ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट आंसर होगा? ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बोडो निवासी है। बोडो निवासी कहाँ के निवासी है? बोडो जो जनजाति है यह गारो पहाड़ी के निवासी है, या फिर संथाल परगना के निवासी है, या अमेजन बेसिन के निवासी है, या फिर मध्य प्रदेश के निवासी है? तो बोडो निवासी जो है यह गारो पहाड़ी के निवासी है। ऑप्शन नंबर ए के रूप में 22वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? जी, इसका सबसे सही जवाब क्या होगा? 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि इंदिरा गांधी नहर को जो जल की प्राप्ति होती है वह कौन सी नदी से होती है? तो इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कि सतलज नदी से जो है इंदिरा गांधी नहर या फिर राजस्थान नहर को जल की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जी, ये मिदानपुर नहर जो है कांसावती नदी से है, फिर तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी से है, मैंटूर डैम जो है कावेरी नदी से है, और उकाई प्रोजेक्ट जो है यह तापी नदी से है। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है। बाकी ये सारे जो है ए और सी और डी जो है यह सुमेलित है। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के रूप में इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? यानी अगर लिंगानुपात की बात किया जाए कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, तो वहाँ पर लिंगानुपात अधिक है, महिलाओं की संख्या जो है वो पुरुषों की संख्या से अधिक है। यह भारत का कौन सा राज्य है? बिहार, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु? तो बिहार तो अपना है नहीं इसमें, क्योंकि बिहार का लिंगानुपात तो कम है। तो इसका सही उत्तर 25वां का कौन है? ऑप्शन नंबर बी है कि केरल, जो कि सबसे साक्षर राज्यों में से आता है, सबसे अधिक साक्षर राज्य भी वही है, और महिलाओं से अधिक पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या भी वही है। अगर बिहार के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करें कि बिहार में महिलाओं से अधिक पुरुषों से अधिक महिलाओं की संख्या किस जिले में है, तो वह गोपालगंज जिला है, जहां
महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, और ये भारत में केरल राज्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है कि रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है यह भारत के किस प्रदेश में और किस लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर प्राणी अभ्यारण्य जो है यह भारत के राजस्थान में बाघ शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर है 26वां नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुआ था, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा में चुन करके गए थे वो कहाँ से चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य के रूप में। यह पंजाब से थे, या फिर तत्कालीन मध्य भारत से थे, या बम्बई प्रेसिडेंसी से थे, या पश्चिम बंगाल से थे। तो 27वां का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे, वह पश्चिम बंगाल से हुए थे, यानी ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। जी, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई है यह 1946 ईस्वी में किस तिथि को हुई है। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, और संविधान निर्माण का कार्य जो है वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कंप्लीट हो गया था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग जो है ये संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारत के जो महान्यायवादी है, भारत का जो महान्यायवादी है इसकी नियुक्ति कौन करता है। इसकी नियुक्ति जो है यह 29वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो है यह संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद किसके तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति होती है, यानी 29वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का ये प्राप्त है। तो 30वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी कि अनुच्छेद 143 के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। तो भारत में जो ये मूल अधिकार है वो 12 से 35 तक दिया गया है, जो कि भाग 3 में दिया है। तो इसमें से जो 6 मूल अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें से जो इस प्रकार से 6 जो मूल अधिकार है उसमें जो समानता का अधिकार वर्णित है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय संविधान में छुआछूत यानी अस्पृश्यता से उन्मूलन, छुआछूत को हटाने का लिए जो संबंधित प्रावधान है वह कौन से अनुच्छेद में है। तो वह है अनुच्छेद 17 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 32वां का सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो ये संविधान के प्रस्तावना में किया गया है, या संविधान के दूसरी अनुसूची में किया गया है, या फिर संविधान के तीसरी अनुसूची में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 33वां का वो ऑप्शन नंबर डी है कि मूलभूत संविधान में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है वो संविधान के संकल्पना सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है। तो 34वां का जो करेक्ट आंसर है कि जिस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर कोई विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसका ये करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 71 के तहत है। ऑप्शन नंबर डी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि राज्यसभा के सामान्य विधेयक को अधिकतम, राज्यसभा को यह कितना दिन का अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी सामान्य विधेयक को अधिकतम कितना दिन तक अवधि तक रोके रख सकता है। 14 दिन की अवधि है, 1 माह है, 3 माह है, या फिर 6 माह है। तो राज्यसभा को यह अधिकार प्राप्त है कि कोई भी सामान्य विधेयक को जो है वह 14 दिन की अवधि तक अपने पास रोके रख सकता है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है
35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको बहुत अधिक फायदेमंद साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पहला नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। ऑप्शंस में गोदावरी, कावेरी, दामोदर और कोयना है। तो इसमें से हम सभी जानते हैं कि भारत का जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था वह परियोजना किस नदी पर किया गया था। तो इसका जो शुरुआत किया गया था पहले नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के दामोदर नदी घाटी परियोजना के रूप में पहली परियोजना की शुरुआत हुई है, यानी सी ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसमें आंसर सही क्या होगा। तो इसका जो सबसे करेक्ट उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न के लिए, वह है भाखड़ा नंगल बांध, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, या फिर कृष्णा नदी पर स्थित है, या फिर गोदावरी या तापी नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी के रूप में उत्तर सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जाना जाएगा कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यहाँ पर हमें सूची को सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आयोग अधिकांशतः इस प्रकार के कन्फ्यूजिंग प्रश्न देते हैं, तो आइए इसमें सूची को सुमेलित करते हैं। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना कहाँ की परियोजना है। तो कोसी परियोजना जो है वो बिहार में उस पर कार्य चल रहा है। दूसरा है नागार्जुन सागर परियोजना, यह कि आंध्र प्रदेश की परियोजना है। तीसरा है हीराकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा की परियोजना है। और चौथा है तीसरा है सी में म्यूराक्षी परियोजना जो कि पश्चिम बंगाल में है। और चौथा हीराकुंड जो कि उड़ीसा में है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग कूट को देखें तो ए का 1, बी का 3 और सी का 4 और डी का जो है 2, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही कूट बन रहा है चौथा नंबर प्रश्न के लिए। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि तुलसी के पौधे का औषधि ये महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी का जो पौधा है तो वह औषधि महत्व जो है वो अधिकांशतः दवा के रूप में कार्य आता है। तो यह किस वजह से ऐसा होता है। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है कि उसमें जो है फिनोल और फ्लेवोनाइड की जो उपस्थिति होती है, इस कारण जो है तुलसी का पौधा औषधि के रूप में कार्य आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि नवरोज त्यौहार पर प्रतिबंध किसने लगाया था। नवरोज जो है यह एक फारसी त्यौहार था। यह नव वर्ष के अवसर पर मनाया जाने वाला फारसी त्यौहार के रूप में यह जाना जाता था। इस त्यौहार पर प्रतिबंध किस मुगल शासक ने लगाया है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि प्रतिबंध लगाने का जो कार्य किया है वो औरंगजेब महोदय ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इस 6 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार के जो प्राचीन मगध की राजधानी राजगिरी है, राजगिरी में जो अधिकांशतः जो वहाँ कुंड है वह गर्म पानी के कुंड है। तो वो पानी के कुंड, उस कुंड में जो राजगीर कुंड है उस कुंड में पानी कहाँ से आता है, गर्म पानी जो है वो कहाँ से आता है, अजंता की गुफा या फिर हिमालय से या गंगा नदी से। तो इसका सही उत्तर ये होगा कि राजगीर कुंड में जो गर्म पानी आता है वह सप्तपर्णी की गुफाओं से आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस 7वें नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8वां नंबर प्रश्न है कि नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है। नदी का जो जल प्रदूषण है वह इनमें से किस वजह से मापा जाता है। तो नदी में ये जल में घुली हुई क्लोरीन की मात्रा के वजह से, या ओजोन की मात्रा, या फिर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन की मात्रा की वजह से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा।
ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही उत्तर होगा कि जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की वजह से नदी के जल का प्रदूषण मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा कर दिया गया था। तो भारत में जितने भी वायसराय आए हैं उनमें से एक वायसराय की हत्या हुई है और वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जब वो भ्रमण कर रहे थे तो एक जो अपराधी था जिसे दंड दिया गया था उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। तो वो थे लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही उत्तर है कि लॉर्ड मेयो की हत्या जो है वो भारत में हुई है, याद रखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कर्जन इसमें मौजूद है जो कि बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड रिपन महोदय मौजूद है जिन्होंने इल्बर्ट विवाद के कारण इन्हें रिजाइन देना पड़ा क्योंकि ये जो है इसके लिए भारतीय का उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एंग्लो नेपाल युद्ध या फिर गोरखा युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ वह कौन थे या वह कौन से ये मतलब वायसराय का शासनकाल था जिनके ये में नेपाल युद्ध या फिर गोरखा युद्ध हुआ है। तो इसका 10वां का सबसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स महोदय थे जिनके शासनकाल में जो है गोरखा युद्ध हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना है या फिर नदियों को परस्पर जोड़ना है या नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना है। तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में इस 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा कि संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह है विकलांगों की कल्याण की वृद्धि करना, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है कि द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के जो लेखक हैं वह ऑप्शन नंबर ए यानी दलाई लामा इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो पुस्तक है वह अग्नि की उड़ान है। तो याद रखेंगे हम लोग अग्नि की उड़ान किनकी लेख है तो यह एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न कब हुआ था। किस अंग्रेज ये वायसराय गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है सिंध पर विजय पाया था। तो वह है लॉर्ड एलेनब्रो, यानी ऑप्शन नंबर ए 13वां नंबर प्रश्न के लिए भी सबसे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों एक एक प्रश्नों को हम लोग जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और परीक्षा में हमारा जो है इससे आने वाला एक भी प्रश्न हमसे छूटे नहीं और हमारा एक सीट कंफर्म हो। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 है कि वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास का मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो ये वेनेजुएला में जो स्थित घास का मैदान है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान उनको लानोज कंपोस या फिर पार्कलैंड या सवाना के नाम से जानते हैं। तो सही उत्तर है कि उसे लानोज यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है कि किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह कौन सा राज्य है जहां रक्षाबंधन को जो है वह वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने का कार्य किया जाता है। तो यह राज्य है बिहार राज्य। जब 2012 में बिहार के तत्कालीन जो अभी वर्तमान में भी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह आह्वान किया था कि हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है रक्षाबंधन के दिन वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि इससे क्या होगा कि इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण संतुलित रहेगा। पौधे का जो है उस दिन हम लोग पौधे को लगाएंगे, जो पुराने पौधे हैं उसकी देखरेख का भी जो है उस दिन प्रतिज्ञा लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो है 2012 से रक्षाबंधन के साथ साथ जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के साथ साथ वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। और यह कब से, तो सन 2012 से, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है यह इसकी स्थापना कब हुई थी। रॉ जिसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स, तो इसकी स्थापना जो है कब हुई है।
तो इसकी स्थापना 21 सितंबर, याद रखिएगा कब, 21 सितंबर 1968। यहाँ सिर्फ सन पूछा गया है, अगर एग्जैक्ट तिथि पूछा जाए तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। 21 सितंबर 1968 को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, जो कि भारत की एक गुप्तचरों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। याद रखेंगे कहाँ स्थित है, देश की राजधानी दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे स्क्रीन पर कि तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तारा को जो ऊर्जा है वह नाभिकीय विखंडन या संयोजन से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन जो जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर ए कि नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो है तारों को अपनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी चुंबक के आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चुंबक हो जब उसे छोड़ा जाता है तो हम लोग सभी जानते हैं कि वह उत्तर दक्षिण दिशा में जा करके रुकता है, और जो चुंबक का समान ध्रुव होता है उत्तर उत्तर ध्रुव वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और दक्षिण दक्षिण ध्रुव जो समान ध्रुव है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। लेकिन जो असमान ध्रुव है यानी उत्तर दक्षिण या फिर दक्षिण उत्तर वह एक दूसरे को आकर्षित करने का कार्य करता है। सबसे अधिक जो आकर्षण होता है वह ध्रुवों पर ही होता है, और सबसे कम जो आकर्षण होता है चुंबक में वो चुंबक के बीचों बीच में होता है यानी मध्य में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन हैं। जी, इनमें से सबसे सही उत्तर क्या होगा 20वां नंबर प्रश्न का कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता जो हैं 20वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हीरालाल शास्त्री जाने जाते हैं। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आपको चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उनमें जो पशुओं का चित्र बना हुआ है तो इनमें से यानी घोड़ा, हाथी, शेर और गेंडा में से कौन से पशु उस स्तंभ पर अंकित नहीं है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर डी जाना जाएगा कि गेंडा पशु जो है वहाँ स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। याद रखिएगा वाट जो है यह शक्ति मापने की इकाई है, उसमें किलो लग गया यानी उसकी 1000 वाट हो गया। किलो का मतलब क्या होता है 1000 से गुना करना, तो 1 वाट और उसमें 1000 से गुना कर देंगे तो 1 किलोवाट हो जाएगा। तो यहाँ पर किलोवाट घंटा की बात हो रही है। सिर्फ किलोवाट की बात होती तो वो शक्ति की इकाई होती, लेकिन किलोवाट साथ में घंटा लगा हुआ है अर्थात यह विभवांतर तो होगा नहीं। विभवांतर की इकाई क्या होती है वोल्ट होती है। तो इसमें जो है ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह विद्युत ऊर्जा की जो है इकाई होगी किलोवाट घंटा, और वाट सिर्फ रहता तो वो विद्युत शक्ति हो जाता। किलोवाट की अगर पूछा जाता कि किलोवाट किसकी इकाई हो सकती है तो वहाँ पे विद्युत शक्ति हो सकता था, लेकिन किलोवाट घंटा साथ में इसलिए विद्युत ऊर्जा कहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 के बाद 23वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि अवतल लेंस में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें से लेंस की बात हो रही है। याद रखिएगा अवतल लेंस में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसी को अगर दर्पण के रूप में लीजिएगा तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, दर्पण में क्या है समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में सदैव आभासी बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल लेंस के केस में सदैव जो है वह कैसा प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का जो शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे वो किस स्थिति में थे। क्या वो मतलब 1857 की क्रांति के विद्रोह में समर्थन कर रहे थे या विद्रोह कर रहे थे या फिर अपने आप को किनारा किए थे। तो इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे, शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग थे, वो क्रांति से तटस्थ थे यानी किनारे पर थे, वो क्रांति में शामिल होना नहीं चाह रहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ वह मुख्यतः किस कारण से असफल हो गया, यानी इस क्रांति के असफल होने का मुख्य कारण क्या था।
तो 25वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो होगा दोस्तों कि यह क्रांति इसलिए असफल हो गया क्योंकि उसमें सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन नहीं था। अलग अलग जगहों से लोग नेतृत्व तो कर रहे थे, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार के जगदीशपुर से जो है वो वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, दिल्ली से जो है वो बहादुर शाह जफर कर रहे थे, फिर कानपुर से तात्या टोपे कर रहे थे। तो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन एक केंद्रीय शक्ति नहीं थी, जैसे एक जगह से हैंडल हो और हर जगह वही उसी प्रकार। जैसे उसके बाद जब गांधी युग शुरू होता है, उसमें गांधी जी एक जगह से जब आह्वान करते थे तो पूरे में उसी प्रकार की जो है ये आंदोलन चलता था। यही कारण था कि यह असफल रहा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू महोदय ने जो है कहा था कि समाजवाद ही भारत की समस्याओं को हल कर सकता है? यह अधिवेशन था ऑप्शन नंबर बी, यानी लखनऊ का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष है, याद रखिएगा, वो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, WC बनर्जी, जो कि कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में। दूसरे जो हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं, जो पारसी समुदाय से आते हैं, जो कि 1886 कलकत्ता में हुआ। और फिर जो तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 ईस्वी मद्रास में, उसमें तीसरे अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, और यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो 1887 कहाँ? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सबसे पहले विदेह जो है यह राज्य का उल्लेख हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? यह यजुर्वेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद या अर्थशास्त्र कौटिल्य का जो रचित है। कौटिल्य जो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नंद वंश के बाद जो है चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना के में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 28वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि इसकी जानकारी जो है हमें यजुर्वेद से मिलती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राज्यसभा, राज लिखा हुआ है, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसके सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो भारत का जो ऊपरी सदन है, जो अस्थाई सदन के रूप में जाना जाता है राज्यसभा, तो इसके सदस्य जो है वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। चूँकि यह अस्थाई सदन है, कभी भंग नहीं होता है। अभी फिलहाल में लोकसभा का चुनाव हुआ है, वो एक अस्थाई सदन है, प्रत्येक 5 वर्ष पर उसका पुनर्निर्वाचन होता है। और ये जो राज्यसभा है अस्थाई सदन है, 6 वर्षों पर इसका निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की कार्यकाल पूरा होता है और उस पर चुनाव होता है। इस प्रकार हर 2 वर्ष पर जो है चुनाव होता रहता है, लेकिन सिर्फ 1/3 सदस्यों का, तो इसलिए 6 वर्षों पर इस पर जो है सदस्यों का कार्यकाल पूरा होता है, लेकिन यह सभा कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 है कि कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक कौन है? कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक जो हैं वो चाणक्य हैं, रूसो हैं, दाते हैं या फिर मॉन्टेग्यू हैं? तो 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कि मॉन्टेग्यू जो है वह ये कानून की आत्मा पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? जी, बंगाल गजट का जो प्रकाशन है वह किस वर्ष हुआ है? तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 31वां नंबर प्रश्न का कि इसमें बंगाल गजट जो है यह 29 जनवरी 1780 को जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो है यह प्रकाशित किया गया। भारत का समझिए पहला जो है यह पत्रकारिता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तिथि क्या है? 29 जनवरी 1780 को। और कौन है इसके ये? तो जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां नंबर प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं के संख्या का अनुपात क्या है? तो इसमें हम सभी जानते हैं कि जल का जो परमाणु ये आणविक सूत्र है वह है H2O, यानी हाइड्रोजन 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 2:1।
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोजन का जो अणुसूत्र है पर वह है H2O है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु शामिल है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु शामिल है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा, 2:1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। आप जरूर हमें समर्थन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेड़ियार ने की थी। तो 33वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 33वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है कौन किए थे, विजय राघव चेड़ियार महोदय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 है कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था। शिमला सम्मेलन जो है यह मार्च 1945 या फिर जून 1945 में हुआ है। तो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा कि शिमला समझौता तो 1945 में, जून 1945 में हुआ है। बी ऑप्शन सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब की थी। दादा भाई नौरोजी, जिनको ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारत का वृद्ध व्यक्ति, ओल्ड ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया यानी भारत का वृद्ध व्यक्ति के नाम से महान वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे और प्रथम पारसी अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। और इन्होंने जो है 1906 में, चूँकि ये 2-3 बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है, 1906 में जब 1905 में ये का बंगाल का बंटवारा हुआ, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हो रही थी, तो उसमें इन्होंने जो है सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा कब किए थे, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ही कर रहे थे। तो उनमें ही इन्होंने जो है कहा था कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है कि दक्षिण भारत का जो तकोलम का युद्ध है यह किनके बीच लड़ा गया था। चोल राष्ट्रकूट है, चोल उत्तर है, चोल पांडे है, चोल होयसल है। तो यह जो दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध है यह 949 ईस्वी में, सिर्फ 949 ईस्वी में चोल और राष्ट्रकूट के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, जिसमें चोल की हार हुई थी, राष्ट्रकूट जो है वह विजयी रहे थे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया। तो चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध जो है यह लड़ा गया है, इसका सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा वह है ऑप्शन नंबर सी के 1798 से 99 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है मैसूर के सुल्तान टीपू सुल्तान की जो है हार होती है, और समझिए कि टीपू सुल्तान का पतन भी इसी युद्ध में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सुंदर राजन समिति का प्रबंधन संबंध किससे है। सुंदर राजन समिति का जो संबंध है पेट्रोलियम, शिक्षा या लघु उद्योग से है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि इनका संबंध जो है वो पेट्रोलियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है। जो वेलिंगटन ट्रॉफी है वो किस खेल में दी जाने वाली ट्रॉफी है। तो यह जो है शतरंज, हॉकी, ब्रिज नहीं बल्कि नौकायान के खेल में दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 40 है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है। तो एजरा कप का जो संबंध है यह खेल का संबंध ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से है। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए लाभकारी होगा, हम सभी को अंत तक आप बने रहिएगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्नों को। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए।